अच्छा जी, आज मैं आप लोगों से जो है वो, और अब ये एवरी फ्राइडे जो है हम पेपर 5 के क्वेश्चंस को जो है वो डिस्कस करेंगे। अम, अब चूंकि आपके पास पेपर 5 ये आप लोगों कब प्रोवाइड करते हैं मुझे नहीं पता, तो मैं पिछले 1 महीने से कह रहा हूँ कि आपको पेपर 5 प्रोवाइड कर दिया जाए, लेकिन अब चूंकि क्लासेस जो है वो वैसी ऑनलाइन चलेंगी, तो आज जो मैंने पेपर आपके सामने अभी इस वक्त शो किया हुआ है, ये पेपर जो है ये पेपर ये जून 15 का पेपर है बेटा, 52। ये जून 15 का पेपर है 52। और इस जून के पेपर में 2 क्वेश्चंस होते हैं 52 में। तो जिन लोगों को आइडिया नहीं है, क्योंकि आप लोगों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है क्वेश्चंस का, तो इसीलिए जो है ये आज मैं इंट्रोड्यूस करा रहा हूं आपको। देखिए, 2 क्वेश्चंस होते हैं, बल्कि मैं पहला क्वेश्चन भी आपको डिस्प्ले कर देता हूं ताकि आपको एक आइडिया हो जाए। जैसे ये पहला क्वेश्चन जो होता है, ये नॉर्मली डिजाइनिंग ऑफ एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड होता है, जिसमें एग्जामिनर आपसे ये पूछता है कि भाई देखो, ये एक एक्सपेरिमेंट है और ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। अब इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हम किस तरह से एक्सपेरिमेंट करेंगे, क्या प्रिकॉशंस होंगी, क्या वैल्यूज यूज करेंगे, कौन से एपरेटस यूज करेंगे, किस तरह से मेजरमेंट्स करेंगे, कौन कौन सी मेजरमेंट्स करेंगे, ये तमाम चीजें वो क्वेश्चन नंबर 1 में पूछता है। इसको हम कहते हैं डिजाइनिंग ऑफ एक्सपेरिमेंट। और डिजाइनिंग ऑफ एक्सपेरिमेंट में आपको एग्जामिनर जो है वो कुछ चीजें बताता है। अब जैसे आप देखें, यहाँ पर उसने डायग्राम बनवाई है कि यूजिंग द पावर सप्लाई ड्रॉन बिलो, ड्रॉ अ फुली लेबल्ड सर्किट डायग्राम एंड apparatus which shows how the current could be measured, the hydrogen produced could be collected, the carbon dioxide gas could be removed using named alkali, the volume of ethene could be measured। तो ये जो आपके सामने मैंने सारी बातें लिखी हैं, ये डिजाइनिंग में आती हैं। अब उसने सर्किट डायग्राम भी बनवा सकता है आपको, उस डायग्राम में कौन से सॉल्यूशन इस्तेमाल होंगे, कैसे आप करंट मेजर करेंगे, या कोई भी और एक्सपेरिमेंट। तो डिजाइनिंग का जो क्वेश्चन होता है, उसमें आपकी जो एक्सपेरिमेंटल नॉलेज है वो रिक्वायर्ड हो, प्लस आपकी थ्योरेटिकल नॉलेज जो आपने अपने थ्योरी में पढ़ा हुआ है। तीसरी बात जो आपको रिक्वायर्ड होती है वो ये कि जो आपने एएस में प्रैक्टिकल परफॉर्म किए हैं, उन प्रैक्टिकल्स की जो नो हाउ है वो आपको है या नहीं है, ये उस पर भी बेस करता है। तो अब सवाल ये है कि आप जो है वो इसको प्रिपेयर कैसे करेंगे क्वेश्चन 1 को, उसको मैं अभी बताता हूं आपको। ये क्वेश्चन 2 है जो आज हम करेंगे अभी। क्वेश्चन 2 में एग्जामिनर आपको सारी इंफॉर्मेशन, सारी डिटेल एक्सपेरिमेंट की देता है, और उस डिटेल को यूज करवा के वो फिर आपसे रिजल्ट कंक्लूड करवाता है और इसमें नॉर्मली ग्राफ बनवाता है। तो हम जो स्टार्ट करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 2 से करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन 2 से क्यों स्टार्ट हम करते हैं, उसकी वजह ये है कि क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपको क्वेश्चन नंबर 1 के लिए जो है वो नॉलेज प्रोवाइड करेगा। जैसे आज का ये जो एक्सपेरिमेंट हम डिस्कस करेंगे, इससे आपको पता चलेगा कि आप किस तरह से किसी भी एसिड का एमआर कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग कॉन्सेप्ट। वो अभी आपको मैं बताऊंगा कि वो क्या कॉन्सेप्ट यूज कर रहा है। तो मुख्तलिफ किस्म के एक्सपेरिमेंट नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है, ये हम पहले करेंगे ताकि आपके बैक ऑफ द माइंड बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के तरीके मौजूद।
तो क्वेश्चन नंबर 1 की प्रिपरेशन के लिए आपको क्वेश्चन नंबर 2 एक्सटेंसिवली प्रैक्टिस करनी है, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 2 से हम स्टार्ट ले रहे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको जो है वो प्रैक्टिकल का जो बुकलेट आपको गिवन था, प्रैक्टिकल का जो बुकलेट आपको गिवन था, ऑफ कोर्स कि आपने वो कंप्लीट नहीं किया था, लेकिन आप उस बुकलेट से क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, क्योंकि पेपर 3 में एग्जामिनर आपको हर एक्सपेरिमेंट की पूरी डिटेल देता है कि उस एक्सपेरिमेंट का पर्पस क्या है, वो करना क्या चाह रहा है, कौन कौन से apparatus यूज कर रहा है, कौन कौन से सॉल्यूशंस इस्तेमाल कर रहा है, उनकी कॉन्सेंट्रेशंस क्या हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन जो आपको रिक्वायर्ड है वो देता है। जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे पेपर 3 के, तो आपको रिकॉल होगा कि टाइट्रेशन वो कैसे परफॉर्म करवाता है, अगर वो एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन आपको कैलकुलेट करवा रहा है एक्सपेरिमेंटली तो कैसे कैलकुलेट करवाया था, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज किए थे, उन इंस्ट्रूमेंट की जो है वो कैलिब्रेशन क्या थी। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहता हूं कि आप ये बताइए कि आपके पास ब्यूरेट जो अवेलेबल होता है लैब में, उसकी कैपेसिटी क्या होती है, कोई आंसर कर सकता है? कैपेसिटी ऑफ ब्यूरेट क्या होती है? ओके, किसी स्टूडेंट ने आंसर किया है, देखते हैं। सर 50 सेंटीमीटर 50 cm क्यूब की। अच्छा, अब इंटरेस्टिंगली आपको बताऊं 50 cm क्यूब बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात मुझे ये बताइए कि उस 50 cm क्यूब की ब्यूरेट का लीस्ट काउंट क्या होता है? 0.1 सेंटीमीटर 0.1 cm क्यूब। और उसका एरर क्या होता है, मैक्सिमम या मिनिमम एरर? सर लीस्ट काउंट ही होगा। नहीं, एरर निकालने का तरीका होता है लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय 2। ये आपको पेपर 3 में बताया जाता है, और अगर नहीं पता आपको तो ये कहीं अपने पास नोट कर लीजिए कि एरर मैक्सिमम या मिनिमम, एरर निकालने का तरीका होता है लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय 2। मैक्सिमम एरर पॉजिटिव होता है, मिनिमम एरर नेगेटिव होता है। तो लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय 2 जो है वो एरर को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन अगर आपको मैक्सिमम एरर कहेंगे तो आप प्लस में लिखेंगे, मिनिमम एरर कहेंगे तो माइनस में लिखेंगे, और अगर सिंपल एरर कहेंगे तो प्लस माइनस दोनों हो सकते हैं एरर। तो मैक्सिमम और मिनिमम एरर जो है इसका आइडिया आपको होना चाहिए। इसी तरह से अब जैसे आप यूज करते हैं ब्यूरेट, तो ब्यूरेट आप कब इस्तेमाल करते हैं? एक तो ब्यूरेट आप टाइट्रेशन के दौरान इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ब्यूरेट के अंदर आप ड्रॉप वाइज सॉल्यूशन फ्लास्क के अंदर डाल सकते हैं, लेकिन आप ब्यूरेट से एक और काम भी लेते हैं। ब्यूरेट इज ऑल्सो यूज टू मेजर वॉल्यूम, वॉल्यूम अप टू 0.1 cm क्यूब। जैसे अगर आपको ट्रांसफर करना है किसी जगह पर 11.5 cm क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, आपको किसी बीकर में किसी फ्लास्क में ट्रांसफर करना है, आपको वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में ट्रांसफर करना है, तो आप 11.5 cm क्यूब मेजर करने के लिए आप मेनली ब्यूरेट इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ब्यूरेट का जो परसेंटेज एरर है वो सबसे कम होता है। ब्यूरेट इज कंसीडर्ड टू बी मोस्ट एक्यूरेट एपरेटस जो वॉल्यूम मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से आप एक और इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं वॉल्यूम मेजर करने के लिए, वो पिपेट है। लेकिन पिपेट में क्या होता है कि पिपेट आपको मेजर करते हैं आप पिपेट से फिक्स्ड वॉल्यूम। नॉर्मली आपने जो अपनी लैब में पिपेट यूज किया था, क्या थी उसकी कैपेसिटी? 25। अच्छा, एक तो 25 cm क्यूब की पिपेट आपने यूज की। मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोगों ने 10 cm क्यूब वाला पिपेट भी यूज किया है। देयर वर सम एक्सपेरिमेंट पेपर 3 में है जहां पर आपको जो है वो 10 cm क्यूब का पिपेट भी यूज करवाया गया है। तो बहरहाल पिपेट के हिसाब से आपके पास 10 cm क्यूब और 25 cm क्यूब दोनों पिपेट अवेलेबल होते हैं, और आप वो दोनों पिपेट यूज करते हैं। इसी तरह से मेजरिंग सिलेंडर
भी आप इस्तेमाल करते हैं वॉल्यूम मेजर करने के लिए, लेकिन मेजरिंग सिलेंडर जो है वो आमतौर पर हम इस्तेमाल करते हैं जब हमें वॉल्यूम लेना होता है अप टू 1 cm क्यूब, यानी 15 cm क्यूब, 16 cm क्यूब, 18 cm क्यूब। लेकिन 18 पॉइंट समथिंग लेना है तो फिर हमेशा हम इस्तेमाल करते हैं ब्यूरेट। प्लस माइनस 0.1 cm क्यूब के लिए अगर आपको इस्तेमाल करना है तो आप ब्यूरेट इस्तेमाल करेंगे, और अप टू 1 cm क्यूब अगर आपको मेजरमेंट करनी है तो फिर आप इस्तेमाल करते हैं आमतौर पर मेजरिंग सिलेंडर। मेजरिंग सिलेंडर भी जो है वो एक एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप एक बेहतर या एक्यूरेट वॉल्यूम मेजर करते हैं, लेकिन इट इज लेस एक्यूरेट देन ब्यूरेट। इसके अलावा वॉल्यूम की मेजरमेंट के लिए आप वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क इस्तेमाल करते हैं। एक लॉन्ग नेक फ्लास्क आपको याद होगी जो आप अपने लैब में सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए इस्तेमाल करते थे। किसी को याद है उसकी कैपेसिटी क्या होती थी? वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क या उसे ग्रेजुएटेड फ्लास्क भी कहते हैं। शायद 250 थी। 250 आप लोगों ने जो इस्तेमाल की थी, बिल्कुल ठीक बात है, वो 250 cm क्यूब की फ्लास्क थी, लेकिन फ्लास्क 100 cm क्यूब की भी अवेलेबल होती है, ठीक है, और इवन 1 dm क्यूब की भी अवेलेबल होती है। लेकिन नॉर्मली हम 250 की लैब में इस्तेमाल करवाते हैं और वही एग्जामिनर यूज करवा रहा होता है। तो इस तरह से आपको जो लैब में इस्तेमाल होने वाले इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनका सही इस्तेमाल और उनकी कैपेसिटीज मालूम होनी चाहिए। ये मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है जो पेपर 5 में किया जाता है। मिसाल के तौर पर आपको टेम्परेचर मेजर करना है। अब सबको पता है कि टेम्परेचर मेजर करने के लिए आपकी लैब में जो अवेलेबल इंस्ट्रूमेंट है वो थर्मामीटर है, और आप डिजिटल थर्मामीटर इस्तेमाल नहीं करते, एनालॉग इस्तेमाल करते हैं, मरकरी वाला थर्मामीटर या अल्कोहल वाला थर्मामीटर इस्तेमाल करते हैं। अब थर्मोमीटर लैब में दो तरह के होते हैं, एक जो मिनिमम 1 डिग्री मेजर करते हैं और एक वो जो मिनिमम 0.5 डिग्री मेजर करते हैं। तो ये दो तरह के थर्मोमीटर आपके पास अवेलेबल होते हैं, जिनका लीस्ट काउंट या तो 1 होता है या जिनका लीस्ट काउंट 0.5 होता है, ठीक है। इसी तरह से आप जो वे करते हैं, मास मेजर करते हैं, मास मेजर करने के लिए आप आमतौर पर वेइंग बैलेंस इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वेइंग बैलेंस। और वो जो आप इलेक्ट्रॉनिक वेइंग बैलेंस इस्तेमाल करते हैं उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक वेइंग बैलेंस की का जो लीस्ट काउंट होता है या जो वो मेजर करता है वो अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस मेजर करता है, यानी कि उसका जो लीस्ट काउंट होता है वो 0.01 होता है। 0.01 उसका लीस्ट काउंट होता है, तो आप उसमें अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक मेजरमेंट कर सकते हैं। और जितने डेसिमल प्लेसेस आप बढ़ाते जाएंगे उस इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी इंक्रीज होती जाएगी, उस इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी इंक्रीज होती जाएगी जैसे जैसे आप इस वैल्यू को चेंज करेंगे, आई मीन डेसिमल प्लेसेस को इंप्रूव करेंगे। अच्छा जी, बहरहाल अब ये आपके सामने जो क्वेश्चन है वो मैं स्टार्ट कर रहा हूं ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो कि टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे होते हैं। सबसे पहले उसने ये कहा है कि इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई अ मोनोप्रोटिक और मोनोबेसिक एसिड। लफ्ज मोनोप्रोटिक का मतलब ये होता है कि जिसके अंदर एक प्रोटॉन हो। एक प्रोटॉन का मतलब होता है, एक प्रोटॉन का मतलब होता है कि जिसके अंदर एक हाइड्रोजन आयन हो, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन एक हो। मोनोप्रोटिक या मोनोबेसिक एक ही बात है। और ये हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड है, जिसका मतलब ये है कि इसके अंदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी है और इसके अलावा एक एक्स्ट्रा OH ग्रुप भी है, यानी कि उसके अंदर अल्कोहल भी मौजूद। हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड, हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब होता है कि इट कंटेन्स 1 कार्बोक्सिलिक ग्रुप
and one OH group. यानी ये एक ऑर्गेनिक एसिड को आइडेंटिफाई करने के लिए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। यानी इनका मकसद क्या है कि ये उस ऑर्गेनिक एसिड का स्ट्रक्चर फाइंड आउट करना चाह रहे हैं जो कि हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड है। और इस काम के लिए उन्होंने फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट आर कैरिड आउट। अब देखें पर्पस ऑफ एक्सपेरिमेंट क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है एक्सपेरिमेंट का, कि हमें एक ऑर्गेनिक एसिड का स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करना है। अब उसको आइडेंटिफाई करने के लिए वो एक्सपेरिमेंट क्या परफॉर्म कर रहे हैं वो अब आप देखिए नेक्स्ट। उसके लिए उन्होंने कहा कि 25 cm³ of an aqueous solution of HX is titrated against 0.050 mole per dm³ aqueous sodium carbonate. The end point of the titration when 25 cm³ of the aqueous sodium carbonate has been added. यानी 25 cm³ को टाइट्रेट करने के लिए 25 cm³ सोडियम कार्बोनेट इस्तेमाल हुआ। यानी दोनों का वॉल्यूम रिक्वायर्ड सेम है और ऊपर आपको जो कॉन्सेंट्रेशन गिवन है वो सोडियम कार्बोनेट की गिवन है। अब क्वेश्चन का पहला पार्ट जो है ये देखें, एक सिंपल क्वेश्चन है 1 मार्क का, जिसकी नॉलेज डेफिनेटली आपको होनी चाहिए कि सोडियम कार्बोनेट जब एसिड से रिएक्ट करेगा, और एसिड कौन सा है, मोनोप्रोटिक। मोनोप्रोटिक का मतलब जिसका फार्मूला HX उन्होंने कहा है कि जिसमें रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एक है, जस्ट लाइक HCl समझ लीजिए। तो हमने यहाँ लिखा सोडियम कार्बोनेट प्लस HX, और HX में H पॉजिटिव है X नेगेटिव है, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो Na पॉजिटिव X नेगेटिव बनेगा। लेकिन सोडियम कार्बोनेट में 2 सोडियम होने की वजह से इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ हम 2 लिखेंगे, और यहाँ 2 लिखेंगे तो यहाँ भी 2 लिखना पड़ेगा ताकि X बैलेंस हो जाए। और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। आप सबको पता है कि जब भी हम कार्बोनेट में एसिड डालते हैं तो कार्बोनेट में एसिड डालने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। तो ये तो 1 मार्क की इक्वेशन है जो कि मेरा ख्याल के कोई अगर सभी को आनी चाहिए, ये लिख ही लेंगे आप सब। नेक्स्ट, हाउ डज द इक्वेशन शो दैट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HX इज 0.1 मोल पर dm³? सोडियम कार्बोनेट की कॉन्सेंट्रेशन 0.050 है। आपको ये कंफर्म करना है, ये बताना है कि एसिड की कॉन्सेंट्रेशन 0.1 है, ये प्रूव करना है कैलकुलेशंस और इक्वेशन को यूज करके। इक्वेशन को हमने यूज किया कि सोडियम कार्बोनेट और HX का रेशो 1:2 है। इसका मतलब यह है कि अगर सोडियम कार्बोनेट की कॉन्सेंट्रेशन 0.050 है तो HX जो रिक्वायर्ड होगा वो 0.1 रिक्वायर्ड होगा। तो ये आपको 1 मार्क की कैलकुलेशन करके प्रूव करना था कि ये 0.05 अगर है तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.1 रिक्वायर्ड होगी। क्या ये बात क्लियर हो गई? नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में कि स्टेट द एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka फॉर द अबव रिएक्शन। अब आपको Ka एक्सप्रेशन लिखना है फॉर द अबव रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ H पॉजिटिव एंड HX ओनली। अब एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट का मतलब आपको पता है कि एसिड अपना प्रोटॉन लूज करेगा और कॉन्जुगेट बेस बनाएगा। ये इक्वेशन है जो डिसोसिएशन ऑफ एसिड को रिप्रेजेंट कर रही है। और यहां पर हम जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखते हैं तो हम लिखते हैं प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट साइड पर H पॉजिटिव इंटू X नेगेटिव डिवाइडेड बाय HX। लेकिन उसने कहा है कि आपको ये लिखना है K एक्सप्रेशन ओनली इन टर्म ऑफ H पॉजिटिव एंड HX ओनली। इसका मतलब है कि X नेगेटिव नहीं चाहिए। तो अगर X नेगेटिव नहीं चाहिए तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, हमें पता है कि H पॉजिटिव और X नेगेटिव का रेशियो 1:1 है। जब इन दोनों का रेशियो 1:1 है तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि आप X नेगेटिव की जगह यहाँ पर H पॉजिटिव लिख सकते हैं। तो X नेगेटिव की जगह अगर मैं H पॉजिटिव लिखूंगा तो ये H पॉजिटिव स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय HX। ये हमारा Ka का आंसर। और ये आंसर जो हमने लिखा है इट इज इन टर्म ऑफ H पॉजिटिव एंड HX ओनली। इन टर्म ऑफ H पॉजिटिव एंड HX ओनली।
इसमें X नेगेटिव को इंक्लूड नहीं करना था, जो इंक्लूड हो रहा था उसको हमने H पॉजिटिव से रिप्लेस कर दिया, क्योंकि 1:1 के रेशियो के हिसाब से जो कॉन्सेंट्रेशन X नेगेटिव की होगी वही कॉन्सेंट्रेशन H पॉजिटिव की होगी। बेटा जहां आपको प्रॉब्लम हो रहा हो प्लीज आप मुझसे पूछ लीजिएगा, ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे और ये चीज क्लियर होती जाए साथ साथ। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में अब देखें, ये अगर आप समझने की कोशिश करें तो ये सारे सवाल कोई नए नहीं है आपके लिए, ऑलरेडी आप इक्विलिब्रिया का चैप्टर पढ़ चुके हैं। इक्विलिब्रिया के चैप्टर में ये वाली सारी बातें आप कर चुके हैं, पीएच की भी, पीके की भी, और जो है वो के की भी। तो ये क्वेश्चन जो है वो कनेक्टेड टू योर कॉन्सेप्ट्स ऑफ थ्योरी है। अब थ्योरेटिकल जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं अगर वो स्ट्रांग नहीं होंगे तो आप पेपर 5 नहीं कर सकते। पेपर 5 का क्वेश्चन 2 के लिए आपके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स ठीक होने चाहिए, और फिर पेपर 5 का क्वेश्चन 2 आपको हेल्प करेगा क्वेश्चन 1 को सॉल्व करने में, क्योंकि ये जो तरीका इस्तेमाल कर रहा है यही तरीका आप कभी भी आगे इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपको कोई क्वेश्चन डिजाइन करना हो। द पीएच ऑफ द एक्वस सॉल्यूशन, पीएच आपको गिवन है 2.43। Now use the pH and concentration of HX to show that the pK of the acid is 3.6. All your working must be shown. यानी pK आपको बता दिए कि 3.86 है, आपको सिर्फ प्रूफ करना है, ये डेटा यूज करना है और प्रूफ करना है कि pK 3.86। अब pK निकालने के लिए हमें Ka निकालना होगा, और Ka निकालने के लिए फॉर्मूला ये है H पॉजिटिव आयन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय HX, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड। और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड यहां हम ऑलरेडी बता चुके हैं वो हमें कि 0.1 है। इसका मतलब है हमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड मालूम है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन हमें कैलकुलेट करनी है, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन कैलकुलेट करने के लिए हमें pH गिवन है। तो यही मैंने यहां लिखा है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H आयन कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होता है 10 टू द पावर माइनस pH, 10 टू द पावर माइनस pH। ये कैलकुलेट किया 3.71 10 टू द पावर माइनस 3 मोल पर डीएम क्यूब आ गया। उसके बाद ये वैल्यू इस फार्मूले में पुट की H पॉजिटिव वाले, तो H पॉजिटिव की जगह स्क्वायर हो गया, उसकी वैल्यू पुट कर दी डिवाइडेड बाय 0.1, और ये आ गई Ka की वैल्यू 1.38 10 टू द पावर माइनस 4 मोल पर डीएम क्यूब। ये Ka की वैल्यू है, लेकिन हमसे pKa कैलकुलेट करने को कहा गया है, तो pKa इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ Ka। तो नेगेटिव लॉग ऑफ 1.38 10 टू द पावर माइनस 4, ये आ गया 3.86। ये पूरी की पूरी कैलकुलेशन आपके थ्योरी के कॉन्सेप्ट पर बेस करती है। होपफुली आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लीजिए। जी बेटा, कोई क्वेश्चन? ओके जी, ठीक है, नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, ये जून 15 का 52 है। आप लोग जो है ये पेपर्स डाउनलोड कर लिया करें, ताकि फिर आपको बाद में आसानी हो देखने में, और अगर कोई कंफ्यूजन हो तो फिर आप मुझसे डिस्कस भी कर सकें अगली क्लास में। लेकिन ये मैं सिर्फ फ्राइडे करवाया करूंगा। फ्राइडे की क्लास में हम पेपर 5 करेंगे, और बाकी क्लासेस में हम अपने थ्योरी का जो पार्ट है उसी को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? अच्छा जी, अब इसका सी पार्ट है कि इन एन एक्सपेरिमेंट वेरियस मासेस ऑफ सोडियम सॉल्ट various masses of the sodium salt of the acid NaX, सोडियम सॉल्ट ऑफ द एसिड, ये सॉल्ट है NaX, उसी एसिड का जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं HX का ये सॉल्ट है, are added to separate portion of 100 cm cube of HX with stirring। यानी आप उसमें 100 cm cube एसिड आपने लिया, अब आप उसमें सॉल्ट डालना शुरू कर रहे हैं और स्टिर कर रहे हैं सॉल्यूशन को, and after each addition the pH of the solution obtained is measured। The result of the experiments are recorded in the table below।
ये मास ऑफ NaX एडिड और पीएच का ग्राफ, ये डेटा है आपको गिवन, मास ऑफ NaX एडिड और पीएच का डेटा आपको गिवन है, और ये डेटा आपको नेक्स्ट पेज पर प्लॉट करना है। प्लॉट अ ग्राफ टू शो how the pH of the solution varies with the mass of NaX added. Draw the curve of best fit. अब आप जैसे जैसे इसके अंदर मास ऑफ सोडियम X सॉल्ट ऐड कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता पीएच इंक्रीज होती जा रही है। ये जब आप ग्राफ बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कर्व बन रहा है या सीधी लाइन बन रही है या जो भी बन रही है, ये आपको उसी वक्त अंदाजा होगा। ये तो मैंने ऐसी एक रैंडम लाइन खींच दी थी कि भाई जो है वो चूंकि ये ऑनलाइन क्लास में ही पढ़ाया था तो इसलिए ये एक रैंडम लाइन मैंने खींच दी कि जी ये ऐसा हो रहा है। फर्ज करें कि जैसे जैसे, लेकिन ये कर्व कह रहा है तो डेफिनेटली जो है वो इसमें थोड़ा सा कर्व आ रहा होगा कि ये बिल्कुल स्मूथली इंक्रीज नहीं हो रहा होगा, ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा होगा, और जो इंक्रीज करने का रेट होगा वो सेम नहीं होगा, इसलिए जो है वो आपका कर्व आएगा। ये बहरहाल एक बात, फिर प्रीवियस पेज पे जा रहा हूं, एक बात आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम मास ऑफ सॉल्ट ऐड करते जा रहे हैं, मास ऑफ सॉल्ट ऐड करने पर आहिस्ता आहिस्ता पीएच इंक्रीज करती जा रही है। और चूंकि आप एसिड के अंदर सॉल्ट डाल रहे हैं तो एसिड के अंदर सॉल्ट डालने का मतलब यह है कि एसिड और सॉल्ट जो कि वीक एसिड का सॉल्ट है, इसका मतलब है कि यहाँ बफर सॉल्यूशन बन रहा होगा। और जैसे जैसे आप सॉल्ट का अमाउंट इंक्रीज करते जा रहे हैं वैसे वैसे पीएच ऑफ सॉल्यूशन भी चेंज होती जा रही है। बहरहाल अब आपने ये जब ग्राफ प्लॉट कर लिया तो ग्राफ प्लॉट करने के बाद एक कॉमन क्वेश्चन जो ग्राफ से रिलेटेड होता है, 2 मार्क का क्वेश्चन ऑफ, देखिए ग्राफ को बनाने के 2 मार्क्स हैं। इसमें एग्जामिनर ये कहता है कि जी आपने सही जगह प्लॉट किया है, ग्राफ सही है, कर्व सही है, इसके मार्क्स होते हैं। तो ये 2 मार्क तो खैर इतना बड़ा मसला नहीं है, डेफिनेटली ग्राफ आप सब बना लेंगे। गिव anomalous point on your graph and give a reason for how this could have occurred using the experimental procedure described. ये 2 मार्क का जो क्वेश्चन है इसमें 1 मार्क होता है कि सही पॉइंट को सर्कल करना, और दूसरा मार्क उसकी एक्सप्लेनेशन का होता है कि ये एनोमलस पॉइंट आया क्यों। अच्छा, पिछले ग्रुप में जो स्टूडेंट ने प्लॉट किया था ग्राफ, चूंकि उनके पास पेपर अवेलेबल था, उन्होंने ग्राफ प्लॉट किया था और ये जो कर्व आया था, इस कर्व के राइट साइड पर एनोमलस पॉइंट आया। एनोमलस पॉइंट वो होता है जो कि लाइन ऑफ बेस्ट फिट से दूर होता है, जो लाइन ऑफ बेस्ट फिट से फार होता है, राइट या लेफ्ट होता है लेकिन लाइन ऑफ बेस्ट फिट से दूर होता है, वो एनोमलस पॉइंट होता है। एंड इट विल अकर ड्यू टू सम एरर, एक्सपेरिमेंटल एरर। ये इंस्ट्रूमेंटल एरर नहीं होती, एक्सपेरिमेंटल एरर होती है। यानी जो शख्स एक्सपेरिमेंट कर रहा है उसने कोई गलती की है, इंस्ट्रूमेंट गलती नहीं करेगा। जैसे देखें आप पीएच मेजर करने के लिए पीएच मीटर इस्तेमाल कर रहे हैं, अब पीएच मीटर तो आपको वैल्यू डिस्प्ले कर देगा, तो जो सॉल्यूशन की पीएच होगी वो डिस्प्ले हो जाएगी। हाँ, प्रॉब्लम हो सकता है कि आपने सॉल्ट ज्यादा डाल दिया, रिकॉर्ड कुछ और किया, डाला कुछ और, कम डाल दिया, या सही तरह से उसको डिसॉल्व नहीं किया और पीएच उससे पहले ले ली। इस तरह के एक्सपेरिमेंटल एरर हो सकते हैं जिसकी वजह से पीएच कम या ज्यादा हो सकती है और वो पीएच एक्यूरेट नहीं आती। जैसे जो पिछले ग्रुप के स्टूडेंट थे उन्होंने ये बताया कि ये एनोमलस पॉइंट जो है ये कर्व की राइट साइड पे आ रहा है। अच्छा जनाब, अब राइट साइड पे आने का मतलब ये है कि हम ये देख रहे थे कि जैसे जैसे हम सॉल्ट डालते जा रहे थे पीएच बढ़ती जा रही थी। अब इस वक्त पीएच ये है, जबकि इस स्ट्रेट लाइन के हिसाब से पीएच इससे ऊपर होनी चाहिए थी, यानी एक्चुअल पीएच कम आई है जबकि पीएच ज्यादा आनी चाहिए थी। पीएच ज्यादा आने का मतलब ये है कि सॉल्ट या तो हमने कम ऐड किया है, इस वक्त हमने सॉल्ट जितना हमें ऐड करना चाहिए था वो हमने ऐड नहीं किया, सॉल्ट हमने कम ऐड किया है, रिकॉर्ड ज्यादा किया, ऐड कम किया है,
या दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि हमने अच्छी तरह से उसको डिसॉल्व नहीं किया, सही तरह से स्टिर नहीं किया, और कंप्लीट डिसॉल्व होने से पहले ही हमने पीएच नोट कर ली। तो ये एनोमलस पॉइंट आने का रीजन है। दो बातें लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं कि अमाउंट ऑफ सॉल्ट एडेड इज लेस देन रिकॉर्डेड, या आप दूसरी बात कर सकते हैं वो ये कि salt is not completely dissolved, या stir of solution is not done properly, क्योंकि उसने स्टिरिंग का कहा था कि सॉल्यूशन को पहले वो सॉल्ट डाल रहा है, उसको अच्छी तरह स्टिर करके डिसॉल्व कर रहा है, फिर पीएच नोट कर रहा है। तो अगर आपने सॉल्ट तो सही डाला, पूरी क्वांटिटी डाली, लेकिन स्टिर ठीक नहीं किया, यानी कि डिसॉल्व ठीक पूरा नहीं हुआ, तो जब वो डिसॉल्व पूरा नहीं होगा तो अल्टीमेटली उसका रिजल्ट ये आएगा कि पीएच जो आनी चाहिए थी वो नहीं आएगी, कम आएगी। क्योंकि जब वो पूरा डिसॉल्व हो जाएगा तो डेफिनेटली पीएच बढ़ा देगा, और जब तक वो पूरा डिसॉल्व नहीं होगा पीएच जो हमारी एक्सपेक्टेड पीएच है उससे कम आएगी। होपफुली आपको मेरी बात समझ में आई होगी, और अगर कोई क्वेश्चन है आपके जहन में इससे रिलेटेड, क्योंकि इस क्वेश्चन 2 में जो एक प्रॉब्लम ज्यादा आता है स्टूडेंट को वो यही एनोमलस पॉइंट की एक्सप्लेनेशन होती है। एनोमलस पॉइंट की एक्सप्लेनेशन में स्टूडेंट फंसते हैं। जी बेटा, कोई क्वेश्चन? अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं रिलेटेड टू कैलकुलेशन। और नेक्स्ट कैलकुलेशन में द ग्राफ शोज दैट द पीएच the graph shows that a pH of 3.86 is obtained when 1.12 gram of sodium salt is added to 100 cm cube of acid। यानी जब 1.12 ग्राम ऑफ सॉल्ट हमने ऐड किया इनटू 100 cm क्यूब ऑफ HX, तो उस वक्त pH 3.86 है। और रिमेंबर दैट pK of HX is also a 3.86। यानी वो ये बताना चाह रहा है कि जब आपने 1.12 ग्राम सॉल्ट डाला है 100 cm क्यूब एसिड में, तो उस वक्त pH और pKa की वैल्यू बराबर है। अब pH और pKa की वैल्यूज कब बराबर होती हैं, इसका कॉन्सेप्ट अगेन थ्योरी से रिलेटेड है, और ये बात आपको मैंने बफर सॉल्यूशन के फॉर्मूले में बताई भी थी। ये आप देख लीजिए, ये मैंने दोबारा से स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन किया था। ये बफर सॉल्यूशन का फॉर्मूला है कि pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट ओवर एसिड। जब सॉल्ट और एसिड की कॉन्सेंट्रेशन बराबर होगी तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, log 1 आ जाएगा, log 1 इज 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि pH इज इक्वल टू pKa। तो pH और pKa आपस में इक्वल होंगे कब? when concentration of salt is equal to concentration of acid। अच्छा, अब एसिड की कॉन्सेंट्रेशन हमें पता है 0.1 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन भी 0.1 ही होगी, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि pH और pK बराबर है, यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। इस पॉइंट में अगर कोई आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए फर्दर, तो जब भी आपसे कहा जाएगा कि pH और pK बराबर है, तो pH और pK बराबर उसी वक्त होते हैं जब pH और pK उसी वक्त बराबर होते हैं जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड इक्वल होता है।
अब नेक्स्ट हम ये देखते हैं, सवाल क्या है हमारा कि यूज दिस इंफॉर्मेशन टू कैलकुलेट रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ HX, शो योर वर्किंग। अब हमें रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है। अच्छा जनाब, अब ये 1.12 ग्राम जो है ये 100 cm³ में डिसॉल्व किया है इन्होंने, और यहां पर सॉल्ट की जो हमें कॉन्सेंट्रेशन गिवन है वो मोल पर DM³ है, जबकि यहाँ सॉल्ट जो डिसॉल्व है वो 100 cm³ में है। तो मैंने यहाँ लिखा कि 1.12 ग्राम अगर 100 cm³ में है तो 1000 में कितना होगा, ये 11.2 ग्राम पर DM³ हो गया। ये सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन हो गई इन ग्राम पर DM³। ये सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन ग्राम पर DM³ में हो गई, और यहां पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट जो हमें मालूम है वो मोल पर DM³ में मालूम है। अब हम इस ग्राम को और इस मोल को यूज करके MR कैलकुलेट कर सकते हैं। तो MR इज इक्वल टू मास अपॉन मोल, और यहां मास की जगह हमने पुट किया 11.2 ग्राम पर DM³, और मोल की जगह पुट किया 0.100 मोल पर DM³। तो DM³ कैंसिल हो जाएगा, ग्राम अपॉन मोल जो आ गया वो 112 आ गया। ये 112 जो है ये MR ऑफ NaX है, ये MR ऑफ NaX है। इसकी वजह ये है कि 112 जो हमने लिया था ये सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन थी, यहां पर जो हमने मास लिया था वो सॉल्ट का मास लिया था, तो ये MR भी सॉल्ट का आया। लेकिन हमारे क्वेश्चन में जो हमें MR निकालना था वो एसिड का निकालना था, तो हमने 112 से 23 माइनस कर दिया जो कि सोडियम का AR है। तो 112 से 23 माइनस किया तो ये 89 आ गया। 89 इज MR ऑफ X ओनली। 89 जो है ये MR ऑफ X ओनली है, और 89 में 1 ऐड किया हाइड्रोजन का मास, तो ये HX का MR आ गया विच इज 90। तो MR ऑफ HX 90 हो गया। इस कैलकुलेशन को जरा अच्छी तरह से देख लीजिए, और अगर आपको लगता है कि आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ लीजिए। ये मैं कैलकुलेशन पूरी आपके सामने डिस्प्ले कर रहा हूं, ये देख लीजिए, इसका स्नैपशॉट ले लीजिए ताकि आपको याद भी रहे कि ये कैलकुलेशन आपको किस तरह से करवाई है। सर हमने MR के फॉर्मूला में कंसंट्रेशन को एज अ मोल क्यों कंसिडर किया? बेटा कॉन्सेंट्रेशन जो होती है मोल ही होते हैं। एक मिसकंसेप्शन है कि कंसंट्रेशन कुछ और होती है, मोल कुछ और होते हैं। कंसंट्रेशन का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स इन 1 DM³। तुम होते क्या है, वो मोल ही होते हैं। अगर मोल 1 DM³ में कैलकुलेट किए जाएंगे तो वो कंसंट्रेशन कहलाती। तो कंसंट्रेशन इज नथिंग, इज सिंपली मोल, बट ये वो मोल्स होते हैं विच आर प्रेजेंट इन 1 DM³ ऑफ सोल्यूशन। समझ में आई बात? जी क्लियर है ये बात? ओके तो अच्छा, इसीलिए चूंकि कंसंट्रेशन मोल पर DM³ में है तो इसीलिए हमने ग्राम को भी पर DM³ कैलकुलेट किया। इसीलिए हमने जो क्वेश्चन में ग्राम की वैल्यू गिवन थी वो डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं की। ये भी हमने ग्राम जो निकाले, मास जो निकाला है, ये पर DM³ निकाला है, और यहाँ पे जो मोल्स हैं वो पर DM³ है। तो ये DM³ थोड़ा सा ठीक है बेटा। ओके अब इसके बाद जो है
अच्छा जी, नेक्स्ट है कि द कैलकुलेटेड एमआर इज सब्जेक्ट टू स्मॉल एक्सपेरिमेंटल एरर सजेस्ट स्ट्रक्चर फॉर द ऑर्गेनिक हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड दैट बेस्ट फिट योर एमआर डाटा। अब हमने जो एमआर निकाला है वो 90 निकाला है, और ये जो कंपाउंड है आपको कहा गया था क्वेश्चन में कि ये हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड है, यानी इसके अंदर दो चीजें तो फिक्स्ड है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एक OH ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप का एमआर 45 होता है और हाइड्रोक्सी ग्रुप का एमआर 17 होता है, तो 45 + 17 = 62, और 90 से आप 62 माइनस करेंगे तो बाकी बचेगा 28। तो टोटल मास 90 है, उसमें से 62 मास बन गया कार्बोक्सिलिक और OH का, बाकी मास बच गया 28। अब आप मुझे बताइए कि 28 जो बचा है, चूंकि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका मतलब है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड में बाकी जो होंगे वो कार्बन होंगे, तो 28 के हिसाब से कितने मजीद कार्बन होंगे? एक कार्बन तो कार्बोक्सिलिक के अंदर है, तो मजीद कार्बन कितने होंगे? 2 होंगे। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एक दो कार्बन का AR 12 होता है, तो मैक्सिमम 28 में 2 कार्बन आ सकते हैं, यानी हम ये कह सकते हैं कि ये टोटल 3 कार्बन का कंपाउंड है। ये टोटल 3 कार्बन का कंपाउंड है, जिसमें एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और इसके अलावा 2 कार्बन है और एक OH ग्रुप है। अब सवाल ये है कि मैंने OH ग्रुप कार्बन 2 पे क्यों लगाया? तो ये आपकी मर्जी है, आप कार्बन 2 पर भी लगा सकते हैं और ये OH आप कार्बन 3 पर भी लगा सकते हैं। ये OH आप कार्बन 3 पे भी लगा सकते हैं। तो ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। होपफुली आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। सबको क्लियर है ये बात? नेक्स्ट और फाइनल पार्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है, another method for determining the concentration of the acid HX could be to evaporate a sample of the solution and weigh the solid that remains. यहां तो हमने टाइट्रेशन से किया था, अब वो दूसरा तरीका ये बता रहे हैं कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड निकालने का दूसरा तरीका ये है कि आप सॉल्यूशन बनाएं, उसके बाद उसमें से वाटर एवापोरेट कर दें और जो सॉलिड बचे उसको वे कर लें। Now suggest 2 reasons why this might not be a very good method for finding the mass of solid HX in a sample of the solution. इसमें आपकी O लेवल की और AS प्रैक्टिकल की नॉलेज मिलकर ये क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं, अगर किसी स्टूडेंट को जो है वो आइडिया हो कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। एवोपरेशन मेथड क्यों सूटेबल नहीं होता, ये अब आप देख लीजिए। इसने मार्किंग स्कीम में जो है वो ये बातें बता दी हैं। स्पिटिंग, स्पिटिंग का मतलब ये होता है कि बार वक्त आपने देखा होगा जब आप सॉल्यूशन आहिस्ता आहिस्ता कॉन्सेंट्रेटेड होता जाता है, तो फिर उसके अंदर से पानी के बबल्स के साथ साथ सॉल्ट के छींटे भी बाहर निकल रहे होते हैं, इसको स्पिटिंग कहते हैं। तो जब आप एवोपरेट कर रहे होते हैं वाटर और फाइनली जब वो कॉन्सेंट्रेटेड होता जाता है, तो इस बात के चांसेस बढ़ते जाते हैं कि सॉल्यूशन में स्पिटिंग होगा, और स्पिटिंग का मतलब यह है कि along with water some of the salt may remove, some of the acid may remove. HX vaporizes or evaporates. अगर एसिड का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तो हो सकता है कि एसिड एवोपरेट कर जाए, या अगर एसिड जो है वो इतना स्टेबल नहीं होगा तो माइट इट डिकम्पोजेस। ये इनमें से कोई 2 रीजंस आपको देने थे। अब ये मैंने बात आपको तीनों रीजंस क्यों दिखाए, और क्वेश्चन हमारा जो था उसको दोबारा आप देख लीजिए।
इस तरह का जवाब आपको आइंदा कभी भी देना पड़ सकता है, इस तरह का क्वेश्चन आपको कभी भी आ सकता है आगे भी पेपर्स में, कि ये मेथड जो एवोपरेशन मेथड है ये क्यों ठीक नहीं होता। उसके वही रीजंस हैं जो मैंने आपको बताया, ये हर जगह वैलिड होंगे, ये रीजंस हर जगह वैलिड होंगे। स्प्लिटिंग होना, सॉल्ट का या कंपाउंड का एवोपरेट होना, या सॉल्ट का कंपाउंड का डिकम्पोज होना, ये वो सारी पॉसिबिलिटीज हैं जो हम ऑब्जर्व करते हैं इस केस में। So this is all about paper, one of the question of from paper 5. ये जून 15 का क्वेश्चन था, 52 क्वेश्चन नंबर 2। नाउ व्हाट आई सजेस्ट कि आप डाउनलोड कीजिएगा जून 15 का ही 51, जून 15 का 51 आप डाउनलोड कीजिएगा और वो पेपर खुद से ट्राई कीजिएगा, उसका क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 1 की बात नहीं कर रहा। जून 15 51 डाउनलोड कीजिएगा, उसका क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा, देखिएगा कि आपको कितनी बात समझ में आती है। कम से कम आप ग्राफ तो बना लेंगे, तो एटलीस्ट आपके पास पेपर होगा, ग्राफ होगा, तो जब हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे तो कुछ चीजें आप ज्यादा बेहतर तौर पर अंडरस्टैंड करेंगे ग्राफ बनाने के बाद। ठीक है, जून 15 का 51। सर ये नॉर्मली हर सवाल में इक्विलिब्रियम आता है या सिर्फ इस सवाल के लिए? ये क्वेश्चन पूरा इक्विलिब्रिया पे ही बेस्ड था ना। अब आप, इसीलिए मैं कह रहा हूं हर दफा जब आप क्वेश्चन करेंगे तो कोई नया कॉन्सेप्ट, कोई नया आइडिया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से भी आता है, एंथैल्पी चेंज से भी आता है, गैस कलेक्शन से भी आता है, टाइट्रेशन से भी आता है, तो डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो ये इसीलिए करने का मकसद है ताकि आपको ये आइडिया हो कि आपकी इसमें थ्योरी भी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स नहीं है तब भी आपके लिए पेपर 5 अटेम्प्ट करना मुश्किल है। ठीक है, तो जून 15 का 51 आप जो है वो अटेम्प्ट करेंगे, बल्कि नवंबर 15 का 52 भी कर लीजिएगा। ये 2 क्वेश्चंस मैं बता रहा हूं आपको, 2 पेपर्स, एक जून 15 का 51 और एक नवंबर 15 का 52। ये 2 क्वेश्चंस कम से कम आप कर लेंगे, थोड़ा सा आइडिया डेवलप हो जाएगा। अगली क्लास में फिर हम यही दोनों पेपर डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड जो इश्यूज होंगे उन पे बात करेंगे। इस तरह मैं आपको 2 पेपर दिया करूंगा, आप सॉल्व करके रखेंगे और फिर हम उसको डिस्कस करेंगे ताकि जो है वो पेस हमारा इसमें बढ़ता जाए। सर दूसरा पेपर नवंबर बता। एक जून 15 51, दूसरा नवंबर 15 52, दोनों के क्वेश्चन 2। अभी क्वेश्चन 1 बिल्कुल टच नहीं करना। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह फिर बाकी बात होगी अगली क्लास में।